क्यों होता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए पृथ्वी पर वापस लौटना इतना खतरनाक? क्या है स्पेस रिटर्न मिशन के फेल होने का रहस्य? 16 जनवरी 2003 नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए कामयाब उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की यह 28वीं फ्लाइट थी, जिसमें भारतवर्ष की पहली लेडी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला सहित कुल 7 लोग सवार थे। अगले 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में रहकर कई एक्सपेरिमेंट किए और फिर 1 फरवरी 2003 के दिन वक्त आया इन जाबाज अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी पर वापस लौटने का। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। कल्पना चावला भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते ही कंट्रोल सेंटर का कोलंबिया से संपर्क टूट गया और हर तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक तकनीकी खराबी के कारण स्पेसक्राफ्ट का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था और देखते ही देखते स्पेस शटल के साथ ये क्रू मेंबर्स भी जलकर राख हो गए। लेकिन आखिर क्यों? एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस मिशनों में सबसे बड़ी दुर्घटना केवल पृथ्वी पर लौटते समय ही होती है, और पृथ्वी के वातावरण में ऐसा तो क्या है कि वो सफल से सफल स्पेस मिशन को भी फेल करने की ताकत रखता है। चलिए जानते हैं इस रोचक वीडियो में। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स जब अपना मिशन पूरा करके पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो उन्हें 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, वायुमंडल के प्रभाव की वजह से पड़ने वाली जलाकर राख करने वाली गर्मी। दूसरा, अतिशय गति और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते हो तो आपको हवाएं नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आप उस मोटरसाइकिल को चलाना शुरू करते हो तो रफ्तार बढ़ते ही वैसे वैसे तेज हवाएं महसूस होने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले और बाद में भी आप थे तो उसी एटमॉस्फेयर में, लेकिन अब आपने स्पीड पकड़ी तो वो हवाएं आपसे टकराने लगी, जिसके पीछे का कारण है एयर मास यानी हवा का द्रव्यमान। वातावरण में अनेकों तरह के गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह। इन सभी गैसों का मास अलग अलग होता है और इनके एटम्स भी अलग होते हैं। अब जब आप खड़े होते हैं तो हवा के एटम्स आपसे धीरे धीरे टकराते हैं, लेकिन जब आप तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हैं तो उन एटम्स और आपके बीच की टक्कर तेज हो जाती है और आपका शरीर उन एटम्स यानी अणुओं को साइड में धकेलते हुए, जिससे आपको हवा की तरफ से टक्कर और दबाव महसूस होता है। ठीक वैसे ही बवंडर या तूफान जैसी परिस्थितियों में आप एक जगह खड़े होते भी हैं, तब भी आपको तेज हवाएं महसूस होती है, क्योंकि उस वक्त आप भले ही गति में ना हो लेकिन हवा गति में होती है। हालांकि धरती पर आप ड्राइव करते हो तो आपकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 80 या 100 किलोमीटर तक जाती है। सुपर कार्स 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं और हवाई जहाज 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन अंतरिक्ष से आते वक्त ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड आवाज की गति से भी ज्यादा होती है। अब आमतौर पर साउंड स्पीड 1236 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसे माक 1 कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के लिए अंतरिक्ष यानों को माक 25 यानी करीब 28,000 किलोमीटर की सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखनी होती है। और जब इतनी तेज रफ्तार में स्पेसक्राफ्ट हवा के अणुओं से टकराता है तो टक्कर की स्पीड इतने मिली सेकेंड्स में होती है कि उन एटम्स को साइड करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि इस टक्कर से एटम टूट जाते हैं। और जब 1 मिनट में इस तरह लाखों एटम टूटते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जो घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से आग में तब्दील हो जाती है। इसलिए जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल में दाखिल होता है तो उसके आसपास आग जलने लगती है और इसी आग व घर्षण के कारण तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लोहे तक को पिघलाने की ताकत रखता है। ऐसे में इंसान तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इन्हीं गर्म हवाओं के बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट शील्ड लगाई जाती है। ये फायर रेजिस्टेंट ब्लॉक से बनी ऐसी परत होती है जो इस गर्मी को स्पेसक्राफ्ट के अंदर दाखिल नहीं होने देती। लेकिन अगर इस परत में एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो हाई प्रेशर एयर स्पेसक्राफ्ट में दाखिल हो जाती है, जिससे अंदर का दबाव और तापमान बढ़ने लगता है और एकदम बड़े धमाके के साथ स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो जाता है। और साल 2003 में जब कोलंबिया स्पेस शटल ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह भी शटल की बाहरी परत से एक हीट रेजिस्टेंट ब्लॉक टूटकर गिरना ही थी। और यह हादसा टेक ऑफ के वक्त ही हो चुका था, मगर इसका खामियाजा स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को अपनी वापसी मिशन के दौरान भुगतना पड़ा, वो भी अपनी जान देकर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फिर तो स्पीड कम करनी चाहिए तो गर्मी पैदा ही नहीं होगी, तो आपको बता दें कि ऐसा करने से मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी।
हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है और वायुमंडल में एंट्री के लिए उस ग्रेविटी की लेयर में एंटर होना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर शून्य अवकाश यानी अंतरिक्ष में तो जीरो ग्रेविटी होती है। इसलिए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे हवा में उड़ते रहते हैं। ऐसे में ग्रेविटी से होते हुए वायुमंडल में एंट्री करना तो स्पीड और एंट्री एंगल को मेंटेन रखना बेहद जरूरी होता है। इन दोनों में जरा सी भी ऊंच नीच आई तो बड़ी समस्या हो सकती है, जैसे कि वायुमंडल में प्रवेश के दौरान एंट्री एंगल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और स्पीड कम होगी तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वायुओं से टकराकर उबड़ खाबड़ रास्तों की तरह उछलने कूदने लगे और वापस स्पेस में चला जाएगा और कोई अलग ही ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा। ऐसे हालात में अगर यान में जरूरी ईंधन हो तो उसे वापस लाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन टेक ऑफ के दौरान ही 70% ईंधन जलकर राख हो जाती है, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट में रिटर्न मिशन के दौरान किसी भी स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा फ्यूल नहीं बचता और अगर वो एक बार पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़ दे तो उसे वापस लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और एस्ट्रोनॉट अनंत अंतरिक्ष में कहीं खो जाएंगे, जहां कुछ ही समय में खाना पानी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से यान में ही घुटन की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। वहीं एंट्री एंगल में गड़बड़ी की वजह से ये यान वायुमंडल से टकराकर जल भी सकता है। वहीं अगर हम स्पीड को ज्यादा रख दें तो यान इतनी तेजी से नीचे आएगा कि इसकी स्पीड स्लो करने का मौका ही नहीं मिलेगा और ये धरती से टकराकर ब्लास्ट कर जाएगा। इसी से आप ये समझ गए होंगे कि अर्थ रिटर्न मिशन में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और एंगल का सही करना कितना जरूरी है। इसके अलावा अगली समस्या है स्पेस ड्रेबिस यानी अंतरिक्ष में तैरने वाले पत्थर और छोटे कणों से टकराने का खतरा। दरअसल धरती के वायुमंडल में पहले से हजारों टन स्पेस ड्रेबिस मौजूद हैं। अगर वापसी के दौरान कोई छोटा सा मलबा भी टकरा जाए तो वह स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब मान लेते हैं कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यान ने वायुमंडल में एंट्री कर ली और एस्ट्रोनॉट भी सेफ हैं, लेकिन इतनी तेज रफ्तार पर लैंडिंग करना नामुमकिन है और रनवे पर लैंडिंग के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम रफ्तार को सेफ स्पीड माना जाता है। वहीं अगर इसे समंदर या रेगिस्तान में स्प्लैश डाउन लैंडिंग कराई जाए तो रफ्तार 30 किलोमीटर से भी कम होनी चाहिए। ऐसे में स्पीड कम करके धरती पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट पैराशूट और रिट्रो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है और 28,000 से 30 किलोमीटर की रफ्तार पर पहुंचने के लिए इसे 20 मिनट का समय लगता है। यानी पूरी जिम्मेदारी पैराशूट और थ्रस्टर्स इंजन पर आ जाती है और अगर इनमें से कोई भी फेल हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से गिर सकता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यानी स्पेस से रिटर्न होने का मिशन वहां से जाने से कहीं ज्यादा रिस्की और खतरनाक है और तकनीकी रूप से बेहद जटिल भी, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की जान दांव पर लगी होती है। हालांकि अब नासा, इसरो और अन्य स्पेस एजेंसियां नई तकनीकों से इन खतरों को कम कर रही हैं, जैसे कि बेहतर हीट शील्ड, ऑटोमेटिक नेविगेशन और सुरक्षित लैंडिंग सिस्टम। अगर इन तकनीकों में सुधार जारी रहा तो भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों से सैंपल लाना और इंसानों की वापसी संभव हो सकेगी। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चांद पर आम इंसान भी जा पाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो उन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है जो अपने स्पेस मिशन के लिए महीनों की ट्रेनिंग लेते हैं, तो आम इंसान के लिए तो चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें और स्पेस साइंस को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।